मैंने मेरे शेरपा को बोला कि दाई मुझे तो पीरियड्स हो गए हैं। तो जब आप 90 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है तो हाथ बाहर निकालोगे ना, आपका हाथ पीछे चला जाएगा, इतनी तेज वो हवा आती है। तो वो हवा वहाँ पर होती है। उनके सिर से खून बह रहे थे, उनकी उंगलियां काट दी गई थी तब तक, क्योंकि फ्रोज बाइट हो गया था उन्हें कि नहीं शिवांगी जागे रहना है, बहना सोना नहीं है। मतलब डेड बॉडी ही थी वो बस सांस ले रहे थे, वो दर्द से करहा रहे थे। उन्हें ये खबर मिलती है कि आपकी बेटी अब बची ही नहीं है, शिवांगी इज नो मोर, शी इज मिसिंग। 16 मई 2018 को सुबह 8:21 पे सारी नींद उड़ गई मेरी, सब खत्म हो गया। क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से स्टार्ट करते हैं। बेस कैंप पर मैं जैसे ही पहुंची, 13 दिन के सफ़र के बाद हम लोग 13 दिन की ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, ये सब के बाद बेस कैंप पहुंचते हैं। मेरे साथ मेरे एक गाइड थे, उनसे पूछा, उनको मैंने बोला कि दाई, हम लोग नेपाली में बड़े भाई को दाई दाजू बोलते हैं। तो मैंने उन्हें बहुत ऐसे खुशी से बोला कि दाई फाइनली हम लोग बेस कैंप पहुंच गए, मतलब आधी जर्नी कवर कर चुकी हूँ अब तो मैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई। वो देख रही हो वो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ मुझे दिखा रहे थे। तो उन्होंने बोला अभी ऐसे ऐसे 4-5 क्रॉस करके हम लोग उस टॉप तक पहुँचेंगे, जिसे बोलते हैं खुम्बू आइसफॉल, जो कि आता है नेपाल साइड से एवरेस्ट क्लाइंब करने पर। खुम्बू आइसफॉल को डेथ जोन बोला जाता है। वहाँ पर आज से कुछ सालों पहले की बात है, 16 सेकंड में 12 शेरपा यूं, मतलब चुटकी बजाने से सिर्फ 16 सेकंड में वो लोग कहाँ गए, किसी की तो डेड बॉडी भी आज तक नहीं मिली है। तो ऐसी किस्से हमें वहाँ पर सुनने को मिलते हैं। और मुझे अभी उसको क्रॉस करना था, और एक बार नहीं, मैंने उसे पूरी जर्नी में 4 बार क्रॉस किया है। कैंप 1 जाते हैं हम लोग, खुम्बू आइसफॉल को क्रॉस करते हैं। मैं सच बता रही हूँ, थक गई थी मैं, क्या हर क्लाइंबर थक जाता है, और मैं तो सच में थक गई थी, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होता है वो। एक क्रॉस करो दूसरा आ जाता है, दूसरा क्रॉस करो तो उससे भी ऊंचा तीसरा आ जाता है। करते 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 18 तक तो मैंने काउंट किया। 18 के बाद मैं काउंट ही नहीं किया कि अभी तो पहुंच जाऊंगी जैसे तैसे करके, जब 18 हो गए तो आगे भी निकल जाएंगे। हाँ, फाइनली मैं पहुंची कैंप 1। कैंप 1 पे हम लोग लोड फेरीज करते हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट 10 to 12 kg सामान एक बार लेके जाते हैं, अपना सामान रख के आते हैं। कैंप 2 पर, कैंप 1 पहुंच के वहाँ रेस्ट किया। नेक्स्ट डे कैंप 2, जिसमें मुझे कैंप 1 पे पहुंचने में लगे थे मुझे 8 घंटे, कैंप 2 पर पहुंचने में मुझे लगे 6 घंटे। ऐसे करके हम लोग कैंप 2 पहुंचते हैं, अपना सामान रखते हैं, वापस नीचे आते हैं, फिर से उस खुम्बू आइसफॉल को वापस क्रॉस करके बेस कैंप तक आते हैं। जैसे ही मैं कैंप 1 पहुंचती हूँ, उसके लगभग 1-1.5 घंटे पहले, क्योंकि अभी मुझे रास्ता याद है, मैं ऑलरेडी वहाँ से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है अभी 1 घंटे का डिस्टेंस रह गया। 1 घंटे पहले मुझे पीरियड स्टार्ट होते हैं, और इतनी ठंड में, इतना बड़ा सूरज हमारे सिर पर, और ऊपर से ठंड। तो जब हम हाइट पे होते हैं ना, एक एक्यूरेट हाइट पे जो सनलाइट होती है वो भी उतनी ज़्यादा होगी जितनी हम उसके करीब जाएंगे। तो वो बिल्कुल मेरे सिर पर, और साथ में मुझे पूरी बॉडी मेरी शिवर कर रही हो, क्योंकि मुझे बर्फ़ से निकलना है, ठंड लग रही हो, नीचे से जूते गीले हो जाते हैं क्योंकि बर्फ़ मेल्ट होती है। अभी जैसे ही मुझे पीरियड्स हुए, मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का, और मैंने मेरे शेरपा को बोला कि दाई मुझे तो पीरियड्स हो गए हैं, और मैं चलूँगी, रुकूँगी नहीं, धीरे चलूँगी। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो वापस चलो। तो मैंने कहा नहीं, अब सपने के इतने करीब पहुंच के वापस कैसे जाऊं, मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से वापस मैं जा ही नहीं पाऊँगी, नीचे जाकर मैं रह ही नहीं पाऊँगी, करूँगी क्या मैं। तो कैंप 1 पहुँचती हूँ जैसे तैसे करके, वॉकी टॉकी बजता है, और वो बोलते हैं कि शिवांगी आप बहुत स्लो चल रहे हो, आपको नीचे आना होगा। नीचे आना होगा मतलब, नीचे आने का मतलब है ख़त्म है, वो फिनिश हो गया अभी। बट ऐसे कैसे फिनिश हो गया यार, इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ करा है, इतना सब कुछ झेला है, ठीक है, तो ऐसे नहीं ख़त्म हो सकता। तो दूसरी बार फिर से कॉल आया, शिवांगी 1 घंटा हो गया, नीचे आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, वॉकी टॉकी बंद कर दिया, अबे बोलो रेस्ट किया, आराम से 1 घंटा वहीं रही। जो कैंप 1 होता है, वहाँ की हवाएं 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। मतलब 90 किलोमीटर यूँ होता है, जब आप 90 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है तो हाथ बाहर निकालोगे ना, आपका हाथ पीछे चला जाएगा, इतनी तेज़ वो हवा आती है। तो वो हवा वहाँ पर होती है। मैं टेंट से मुंह बाहर निकालूं, हमें वॉशरूम जाना है, हमें कहीं जाना है, तो मैं मतलब संभालना पड़ता था अपनी बॉडी को कि कहीं पार्ट्स इधर उधर ना हो जाए, इतनी तेज़ हवा कभी देखी ही नहीं है मैंने तो और सबसे मेन, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और मेरी बॉडी में जो पेन, मुझे पता है मैंने उन पेन्स को कैसे सहन किया, वो मेरे शेरपा या कोई भी थर्ड पर्सन नहीं समझ सकता। मतलब मेरे साथ कोई लड़की होती वो भी ना समझ सकती, क्योंकि उस वक्त वो मुझे हो रहे हैं, वो मेरे पेन से, मुझे पता है कैसे हो रहे हैं मुझे, और मैं कैसे उनको झेल कर आगे बढ़ रही हूँ।
मैंने 1 घंटा और रेस्ट किया, चाय पी, ग्रीन टी पी, वहाँ पे बैठ के आराम से हेडफोन्स लगाए, गाने सुने। पूरे 3 गाने ख़त्म होने के बाद यूँ सोचा कि जाना है भाई, मुड़ना ही नहीं है। फाइनली मैंने भगवान जी का नाम लिया और अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट की। कैंप 2 पहुंची। जो स्लीपिंग बैग होता है हमारा, उसके अंदर उन्होंने डेड बॉडी को, मतलब डेड बॉडी ही थी वो बस सांस ले रहे थे, वो दर्द से करहा रहे थे, ठीक है। उन्हें मैंने देखा, उन्हें घसीटते हुए ला रही हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया रेस्क्यू। और मेरे दिमाग में रेस्क्यू क्या था, एक हेलीकॉप्टर आएगा, पैक करेगा आपको अच्छे से, दोनों हाथ से उठाएंगे, हेलीकॉप्टर में रखेंगे, आप हॉस्पिटल, आप सही बच गए। नहीं, ऐसा नहीं था। आपको घसीट के लाया जा रहा है। कितनी बुरी हालत है उन अंकल की यार, मतलब मेरी आंख से आंसू निकल गए कि आप देखो तो सही, इंसान है वो। बट नहीं, पहाड़ों में इंसानों की तरह नहीं ट्रीट किया जाता आपको। अब पहाड़ों में आगे तो क्या इंसान बचे आप। तो उन्हें लेकर जाया जा रहा था। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ डिसाइड की, अभी ये जैसे आ रहे हैं ना, मुझे नहीं आना वैसा। मैं जैसी जा रही हूँ मैं वैसी आऊँगी। यही है मेरा मेन अब प्लान, ठीक है। यही है मेरा नेक्स्ट स्टेप। अभी टॉप मेरा स्टेप नहीं था, अभी मेरा स्टेप था मेरे को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, मोटिवेट रखना है। कोई नहीं है मेरे, और एक माउंटेनिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पर ताली बजाने वाला कोई नहीं होता। बट अब बड़ी होकर मुझे समझ आ रहा है कि किसी फील्ड में ताली बजाने वाला कोई नहीं होता, आपको खुद ही बजानी है। चाहे तो आप बन जाओ बिजनेसमैन, चाहे बन जाओ बिजनेस वूमेन, चाहे आप कर लो कोई जॉब, आपको खुद को इंस्पायर खुद करना होगा। आपकी मोटिवेशन आप खुद दो। और कोई मुझसे पूछता है ना कि आपको आगे क्या चीज़ बढ़ाती है, तो मेरा तो मानना है मेरी खुद की उम्मीदें मुझे आगे बढ़ाती हैं कि मुझे पता है मैं दुनिया में कुछ करने आई हूँ, एक बार आई हूँ, करके ही जाऊँगी। लगभग हमें 6 से 7 घंटे लगते हैं कैंप 3 पहुँचने में, लेकिन उस दिन हमें कितने घंटे लगे 14.5 घंटे के करीब हमें लगा, क्योंकि बीच में एक तूफान आया। क्योंकि तूफान की हवा इतनी तेज़ थी ना, उंगली पे फ्रोस्टबाइट हो सकती थी अगर दिख जाए। मुझे याद है मेरा ये सब सिर्फ इतना पार्ट था मेरा जो दिख रहा था, ऑक्सीजन मास्क, उसके बाद बफ जिससे मुंह ढका हुआ था, उसके बाद कैप जिससे यहाँ तक ढका हुआ था, कवर था, उसके बाद मेरी डांगरी, जो हमारी कॉस्ट्यूम है, जो हमारे कपड़े हैं, जो हम एवरेस्ट की जर्नी पे पहनते हैं जब बहुत ठंड में। तो वहाँ पर ये सब होने के बाद सिर्फ इतना पार्ट था जो दिख रहा था, मेरा पूरा ये पार्ट उड़ गया था। मतलब मुझे याद है ये था ही नहीं यहाँ पर। मैंने ऐसे किया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्लीडिंग कैसी है, तो वो ब्लीडिंग ऐसी थी कि हवा इतनी तेज़ थी ना कि वो इस चीज़ को फाड़ दिया उसने। 2.5 घंटे तक हम लोग एक पत्थर के पीछे खड़े हैं। हम लोग टोटल लोग थे 13 से 14, पहुँचते पहुँचते सिर्फ 7 रह के जाते हैं। मतलब सिर्फ 7 लोग, बाकी कुछ क्विट कर जाते हैं तो कुछ हमारे आगे गड्ढे में गिर जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे आगे जो था बंदा वो है भी या नहीं है, इतना भी नहीं दिख रहा होता। हम लोग एक पत्थर के नीचे अपने आप को छुपा कर बैठे हैं कि कई तूफान से हम लोग कुछ दिक्कत ना हो जाए हमें या कुछ भी। मैं बहुत विश्वास रखती हूँ भगवान जी में, और मतलब कैसा भी मान लो मुझे कैसे विश्वास है, बट मुझे बहुत विश्वास है। और उस विश्वास के उस पर मेरी मम्मी ने आज से काफ़ी टाइम पहले मुझे गन्नू मामू मतलब गणेश जी मुझे दिए थे गिफ्ट, और उन्होंने मुझे बोला कि हो सकता है एक टाइम पे मैं तेरा साथ ना दे पाऊँ, बट ये देंगे। मेरे पास तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो, तेरे सवाल का जवाब ना हो, बट इनके पास सब है। अगर इनमें विश्वास करेगी तो तेरे को कोई नहीं रोक सकता। तो ये है मेरे गन्नू मामू जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जिनके साथ मैं हमेशा रहती हूँ। मैं इतना परेशान थी, डरी हुई थी, कुछ नहीं था करने को। वहाँ पर मैंने उन्हें निकाला, उन्हें एक बर्फ़ के पत्थर पे बैठाया और बोला कि अब आपको पता लगेगा मैं यहाँ पे क्या महसूस कर रही हूँ। आप मेरी जेब में बैठे हो, इतने गर्म होके बैठे हो, अब देखो। क्योंकि मैं उनसे बहुत बातें करती थी और शायद मैं उन्हीं से ही बातें करती थी। उन्हें बैठाया, उन्हें बोला कि अब आपको महसूस होगा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। कितनी तेज़ ठंड लग रही है, आपको दिख नहीं रहा है, रोको इसे जल्दी तो मतलब मैंने उनसे लड़ाई की वहाँ पर। मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं हुआ कि 15 से 20 मिनट में वो तूफ़ान थम गया बिल्कुल। मतलब लगा ही नहीं यहाँ तूफ़ान आया है, सब ठीक हो गया, हल्की हल्की धूप निकलने लगी। तो वो पॉइंट था ना, वो ऐसा था कि मतलब कौन कहता है यार भगवान नहीं होते, कैसे कह लेते हैं लोग ये बात, मुझसे पूछो। कैंप 3 पर पहुँची, वहाँ पर पूरी रात बिताई। सुबह 5:30 बजे कैंप 4 की तरफ हम लोग मूव ऑन किया हमने। और कैंप 4 पे पहुंचने के लिए लगभग 12 घंटे लगते हैं हर नॉर्मल क्लाइंबर को, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता। शाम को 7:20 पे लगभग मैं कैंप 4 अपने टेंट के पास पहुंची, टेंट लगाया। अभी पानी मेल्ट करने का एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपको बीच में ज़रूर बताऊंगी कि हम लोग बर्फ़ को, मुझे बोला शेरपा ने कि जाओ बर्फ़ लेकर आओ। मैं गई, मैंने बर्फ़ को डिग करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने उसे स्टार्ट किया, इतने में मैं क्या देखती हूँ, कुछ काला काला मुझे दिख रहा है। तो मैं तो अब क्यूरियोसिटी, फिर से सवाल उठा और खोदा।
और खोदा तो एक हाथ निकला, एक हाथ जो कि कटा हुआ है। उस हाथ को मैंने देखा और मैंने ये क्या है। तो मैंने मेरे शेरपा को बुलाया कि दाई ये क्या है। बोले ये एक डेड बॉडी का एक पार्ट है, छोड़ दो, 10 मीटर दूर जाओ, फिर से बर्फ़ निकालो और पानी पियो। तो उन्होंने उसे इतना ईजीली लिया कि मुझे लगा कुछ है ही नहीं। और ऑलरेडी वैसे मैं बताऊं तो मैं काफ़ी डेड बॉडीज़ को देख चुकी थी, क्रॉस करा था, खुद पैर से अपने क्रॉस किया था। तो अभी मुझे लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसे ही एक हम जब कैंप 3 की तरफ ही बढ़ रहे थे, एक चाइनीज़ गर्ल थी, मुझे याद है वो चाइना से ही थी, और वो मेरे आगे थी और वो मेरे एक क्लाइंबर के आगे थी। अभी वो रेस्ट करने के लिए अपना एक पाँव आगे रखती हैं, अपने हाथ पे अपना सिर टिकाती हैं और रेस्ट करने की कोशिश करती हैं। 2-3 मिनट हो जाते हैं और वो हिलती ही नहीं है। और हम पीछे से कह रहे हैं कि वो चलेंगी तभी तो हम चलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो ख़त्म होता है ना सिलेंडर में, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। वो हिल ही नहीं रही हैं। पीछे वाले क्लाइंबर ने उन्हें जब जैसे ही पुश करते हैं तो वो साइड में गिर जाती हैं और पता चलता है कि उनकी एट द सपोर्ट अभी वो चली हैं और अभी उनकी डेथ होगी। वो वही क्लाइंबर है जो मुझे क्रॉस करके गई हैं। वहाँ पर जो मैंने भगवान का नाम लिया है कि भगवान जी नहीं, अभी मेरा वक्त नहीं हुआ, अभी रुक जाओ, मुझे मत लेना, मुझे सबमिट करने दो, मुझे चढ़ना है ऊपर। कैंप 4 पे 8 बजे हम लोग फाइनल सबमिट पुश था, ये हम लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड उसकी तरफ। अब इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली हम लोग जा रहे थे। रात का टाइम था, 8 बजे का टाइम था। 12 बजे हम लोग एक जगह पहुँचे जहाँ पर हम लोगों ने रेस्ट किया। अब इतनी तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि सुबह 6 बजे, 5:30 बजे से, इवन 4 बजे से जागने के बाद 5:30 बजे स्टार्ट किया कैंप 3 से। 7, 7:30 बजे तक हम लोग कैंप 4 पहुँचे। अभी मुझे समिट पुश पे जाना है जिसमें आराम से 8 से 12 घंटे का टाइम लगता है। करते 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 16 मई 2018 को सुबह 8:21 पे सारी नींद उड़ गई मेरी, सब खत्म हो गया क्योंकि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। फाइनली मैं अपनी आंखों से पूरी दुनिया को सबसे ऊंचाई से देख पा रही थी, उस ऊंचाई से जहाँ से मतलब देख ही नहीं पाते लोग। जब मैं वहाँ पे एक कदम रख रही थी तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि गुन्नू मामू हैं जिन्होंने मुझे बचाया यहाँ पर, जिन्होंने मेरी हेल्प करी और मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। सबसे पहले मैंने उन्हें बाहर निकाला, उनको पकड़ा अपने हाथ में, और जब पहला कदम था वो उनके साथ रखा, उन्हें बैठाया वहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए, तिरंगा फहराया भारत का, जिसको मैं हमेशा अपनी पॉकेट में रखती थी, हमेशा राइट पॉकेट में रहता था तिरंगा भारत का, उसे निकाला, फहराया, फ़ोटोज़ ली। वो जो मोमेंट है ना, वो प्राउड का मोमेंट, वो कैसा गर्व, कैसा लगता है उस टाइम, वो तो आप शब्दों में बता ही नहीं सकते। रोना आ रहा था, हंसना आ रहा था, मन कर रहा था डांस कर लूँ, बट ऑक्सीजन कम थी, चुपचाप बैठ गई, कुछ नहीं समझ आ रहा था। टाइम भी कम था ऊपर से, क्योंकि थोड़े टाइम में तो मुझे वापस नीचे जाना है, यहाँ तो रुक नहीं सकती। इसीलिए सब पैक किया वापस, पूरे व्यू को एंजॉय किया, सारी दुनिया को देखा, यूँ गोल घूमी पूरे टॉप पे कि ऐसा दिखता है ऊपर से, ये है हमारी दुनिया, ठीक है। और वो सुकून बोलते हैं ना, पहाड़ों पे सुकून मिलता है, नहीं मिलता। मुझे तो बेचैनी हुई कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, एक सिर्फ एवरेस्ट ही तो चढ़ी हूँ, बहुत सारे पहाड़ हैं यार दुनिया में। अपने आप को प्रिपेयर किया कि अब मुझे नीचे जाना है, बिल्कुल सेफली जाना है, क्योंकि ऊपर आना तो है ही मुश्किल, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है नीचे आना। अभी नीचे आने के लिए अपने आप को फिट किया, पानी पिया और आराम से नीचे आना स्टार्ट किया। धीरे धीरे फाइनली मैं कैंप 4 आती हूँ। अभी 38 घंटे हो गए हैं, पूरे 38 आवर्स, ना मैं सोई हूँ, ना मैंने कुछ खाया है, सिर्फ एक बोतल भी पानी नहीं पी रखा है। मेरी एनर्जी 100% लॉस्ट हो गई है, मुझ में कुछ था ही नहीं। मुझे अभी भी याद है कि कौन मेरे आसपास है, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरा माइंड काम करना ही बंद कर गया था एक पॉइंट पे। मेरे शेरपा मुझे बार बार मेरे सिर पे थप्पड़ मार रहे थे, मैंने हेलमेट पहन रखा था, मुझे बार बार थप्पड़ मार रहे थे कि नहीं शिवांगी जागे रहना है, बहना सोना नहीं है, जागे रहो। नीचे पहुँच गए हम, बस पहुँच गए, बट पहुँच ही नहीं पा रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहा था रास्ता। और ऑक्सीजन सिलेंडर, उसकी कमी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता तो मुझे कौन नीचे लेकर आता। बहुत मुश्किल से कैंप 4 पे 4 घंटे नींद पूरी करके वापस कैंप 3 आई, कैंप 3 से कैंप 2 आई। एक दिन के अंदर मैं कैंप 2 पहुँच गई। कैंप 2 पहुँची, नीचे कॉल किया, बताया कि मेरा सबमिट हो गया है। उस टाइम इसीलिए बताया क्योंकि जब मैं कैंप 3 जा रही थी वहाँ मेरा वॉकी टॉकी गिर गया, लेकिन जब मैं कैंप 2 आती हूँ और नीचे फ़ोन करती हूँ कि मैं शिवांगी बोल रही हूँ, मेरा सबमिट हो गया है,
मैं फहराई, मैं अपने भारत को गाड़ आई, मैं उसका झंडा, ठीक है। और मैंने दिखा दिया करके कि हर बेटी कर सकती है। जैसे उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बताया कि मैं शिवांगी बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कर लिया, तो उनका रिएक्शन ये था, कौन बोल रहा है, मतलब कौन? मैं शिवांगी, 16 साल की बच्ची जो एवरेस्ट गई थी। उन्होंने तो ये सोच लिया था कि मैं हूँ ही नहीं, अभी मैं गुम हो गई हूँ, मैं कहाँ चली गई हूँ, उन्हें पता ही नहीं है शायद मैं हूँ भी या नहीं हूँ। नीचे ये हो रहा था कि मेरे मम्मी पापा को, मेरी फैमिली को, जिन्होंने पूरे एक दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, व्रत रखा मेरे लिए कि हमारी बेटी सबमिट कर ले, उन्हें ये खबर मिलती है कि आपकी बेटी अब बची ही नहीं है, शिवांगी इज़ नो मोर, शी इज़ मिसिंग। ऐसा करके उन्होंने मेरे घर वाले को न्यूज़ दी है। जैसे ही मुझे वाईफाई कनेक्शन मिलता है, मैं मेरे फ़ोन में फटाफट से गूगल पर जाती हूँ, शिवांगी पाठक डालती, टॉप ट्रेंडिंग पे इस वक्त मेरा नाम है। मोदी जी तब तक मुझे ट्वीट कर चुके हैं कि शिवांगी पाठक को वो कंग्रेचुलेट कर चुके हैं कि उसने माउंट एवरेस्ट को सबमिट कर लिया है। आज भी जब मैं परेशान होती हूँ, जब मुझे लगता है कि इतना सब कुछ किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आज भी मैं गूगल पे अपना नाम सर्च करती हूँ और वहाँ पर एक ही चीज़ आती है, भारत की बेटी ने किया माउंट एवरेस्ट 16 साल की उम्र में सबमिट। वहाँ पर फहराया हमारे भारत की आन बान शान तिरंगा। तो जब ये न्यूज़ आज भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे इतना प्राउड होता है, इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मेरा मन ही नहीं करता कि मैं रुकूँ। अभी तो ये मेरी जर्नी का सिर्फ पार्ट है जो एंड हुआ है, अभी बहुत लंबी जर्नी पड़ी है। तो अभी मेरा नेक्स्ट मिशन क्या है? मेरा नेक्स्ट मिशन ये है कि मैं चाइना साइड से माउंट एवरेस्ट को फिर से सबमिट करना चाहती हूँ 2023 में। अभी 1 साल मुझे कम से कम मेरी प्रिपरेशन के लिए चाहिए और ये करने के बाद मैं बन सकती हूँ भारत की, इवन वर्ल्ड की यंगेस्ट डॉटर जिसने दोनों साइड से, नेपाल एंड चाइना बोथ साइड से मैंने एवरेस्ट को सबमिट किया होगा। क्यों मैंने माउंट एवरेस्ट किया? सबसे पहले तो मैंने खुद की तसल्ली के लिए किया, लेकिन मैं सबको ये दिखाना चाहती थी कि बेटियां कम नहीं होती। और ये बोलते हैं ना कि बेटियां बेटों जैसी होती हैं, हमारी बेटी तो बेटे जैसी है। क्यों मिला ना कि बेटियां किसी से कम नहीं होती, वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती हैं। जोश टॉक आशा के प्लेटफॉर्म से आज मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने सपने को पूरा ज़रूर करना है, यही आपको हक है। और अपने सपने को पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि आप सब माउंट एवरेस्ट चढ़े, नहीं। अपनी फील्ड के माउंट एवरेस्ट को, अपनी फील्ड की एवरेस्ट को आपने क्लाइंब करना है। वो फील्ड कुछ भी हो, आपने उसको क्लाइंब करना है।